हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास की फिजिक्स का सिलेबस चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है बेटा ओम के नियम का निगमन या ओम के नियम की गणितीय व्याख्या। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ओम के नियम का निगमन कीजिए या फिर ओम के नियम की गणितीय व्याख्या कीजिए। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले वीडियो में हम ओम का नियम आपको पढ़ा चुके हैं कि ओम का नियम क्या है, किसने दिया था, ठीक है ना, और क्या क्या इसमें निकलता है, ये सारी चीजें हम और ओम के नियम की सीमाएं भी पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। तो पिछला वीडियो हमारा जरूर देख लें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। जब आपको पता नहीं होगा कि ओम का नियम होता क्या है तो आप कैसे फिर देखोगे, कैसे आप ओम के नियम का निगमन करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए ओम के नियम को समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ओम के नियम को समझ लीजिए, इसके बाद फिर ये वीडियो देखिएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम चलते हैं, ओम के नियम का निगमन करते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा ओम के नियम का निगमन, ठीक है। ये हमारा टॉपिक रहेगा ओम के नियम का निगमन। तो आपको क्या करना है बेटा, हमने अभी तक देखो धारा घनत्व पढ़े थे, विद्युत धारा पढ़ा था, ये सारी चीजें, वो धारा घनत्व पढ़ा था, अनुगमन वेग पढ़ा था, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। धारा घनत्व तो अनुगमन वेग में संबंधी पढ़ चुके हैं। ये पूरी की पूरी चीजें आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए। यदि ये चीजें याद नहीं है तो आप फिर ओम का नियम का निगमन नहीं कर पाओगे। चलिए देखिएगा, तो हम सबसे पहले इसमें करते क्या है, एक चालक तार लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एक चालक तार, एक कंडक्टर लेते हैं। ये क्या ले लिया हमने, एक चालक तार, ओके। देखिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक बैटरी से जोड़ते हैं, चालक तार को। ये हमने क्या लगा दी, कुंजी लगा दी, और ये क्या है, बैटरी है। बैटरी का नाम क्या रखना है बोलो, हैं क्या, कुछ नहीं रखना, क्या उसमें क्या दिया गया, ये हमने बैटरी से जोड़ दिया, जिसका पी है सिरा और जो क्यू है, पी क्यू चालक तार हो गया, ठीक है ना। बैटरी को हम क्या बोल रहे हैं, वी वोल्ट की बैटरी बोल रहे हैं, है ना। वी वोल्ट की बैटरी से मैं जोड़ दिया, इस कुंजी का नाम क्या कर दिया, के, ओके। अब देखिए, जैसे ही हमने इसको बैटरी से जोड़ा, ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। क्या हो गया, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, जिसकी दिशा कहाँ रहेगी, प्लस से माइनस की ओर। तो ये क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और चालक तार की लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है इसकी, एल। चालक तार की जो लंबाई है वो क्या ले ली हमने, एल, ओके। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या ले रहे हैं हम, ए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ले रहा है, ए ले रहा है, ठीक। इस प्रकार से ये हमारा चित्र जो है वो कंप्लीट हुआ। चलिए, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करेंगे, माइनस से प्लस की ओर। ये भी हम अनुगमन वेग में सब पढ़ा चुके हैं आपको। ये किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी, किस वेग से चल रही है, अनुगमन वेग या अपवाय वेग, vd से, ओके। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा चित्र है जो कंप्लीट होगा, ठीक है। वैसे तो आपको जरूरत नहीं है बनाने की, फिर भी लेकर समझने के लिए आप बना सकते हो। तो देखिए, ये हमारा पी क्यू क्या है, एक चालक है। चालक में से क्या है, कंडक्टर है पी क्यू, ठीक है ना, जिसको हम, जिसकी लंबाई क्या मान ली हमने, एल मान लिया है,
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लिया है, a मान लिया। जब बेटा हमने इसको बाय विद्युत क्षेत्र से जोड़ा, यानी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तो आपको पता है कि विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस की ओर, यानी इस दिशा में। ये क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, है ना, प्लस से कहाँ होगी, माइनस की ओर। तो ये विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद जैसी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा, ठीक है ना। जब आप धारा प्रवाहित करोगे प्लस से माइनस की ओर होगी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। धनावेशों पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। धनावेशों पर क्या लगेगा, बल लगेगा। उसी बल को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, स्थापित हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र स्थापित होने से ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगने लगता है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र स्थापित होने से ही इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगने लगता है। समझ में आई कि नहीं आई। अब इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा जैसे ही, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा तो पहले क्या आते हैं, पहले भी टेढ़े मेढ़े चलते हैं। जब आप बाह्य विद्युत मतलब जब बाह्य विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ो, जब चालक में किसी भी प्रकार की बैटरी से ना जोड़ो, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़ी गति से क्या मार्ग से क्या करते हैं, गति करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं। उनका कोई नियम नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, कहीं भी बिखर जाते हैं। जैसा हमने अनुगमन वेग में समझाया था, समझा रहा कि नहीं। कहीं भी बितर छितर बितर मार्ग पर क्या करते हैं, गति करते हैं। अब जैसे इसमें क्या हुआ, आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र से इसको जोड़ा, किसको, कंडक्टर को, चालक को, और जैसे ही जोड़ा तो यहाँ से धनावेश निकले, धनावेश क्या हुए, प्रारंभ हुए, ठीक है ना। यानी विद्युत धारा क्या हुई, और विद्युत धारा प्रवाहित हुई इसमें। अब प्लस से माइनस की ओर जैसी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, उसके साथ एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, कैपिटल ई, जिसकी दिशा कहाँ रहेगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। और जैसे ही विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो टेढ़े मेढ़े मार्ग से जो गति कर रहे थे उन पर एक बल कार्य करने लगता है, और वो बल उनको एक दिशा दे देता है। वो बल क्या करता है, उन्हें एक दिशा दे देता है कि तुम इस दिशा में गति करो, ठीक है ना। तो जैसे ही उन पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो विद्युत बल लगेगा, ठीक है ना, उस विद्युत बल के प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक निश्चित दिशा कर लेंगे। कौन सी दिशा, माइनस से प्लस की ओर। फिर वो अनियमित रूप से गति नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो अपनी एक दिशा निश्चित कर लेंगे और उसी दिशा में चलेंगे, उसी दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे। अब उस दिशा में गति कर देना तो जिस औसत वेग से करेंगे, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, उसको औसत वेग को क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो जिस औसत वेग से क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, उसी औसत वेग को बेटा क्या कहेंगे, हम अनुगमन वेग कहेंगे। उसी औसत वेग को क्या कहेंगे, हम अनुगमन वेग कहेंगे। समझ में आई कि नहीं। हमने परिभाषा क्या बताई थी आपको, कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, ठीक है ना, जिस वेग से क्या करते हैं, जिस औसत वेग से गति करते हैं, उसी औसत वेग को क्या कहते हैं, हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये पूरी प्रोसेस है इस डायग्राम। चीजें समझ में आई कि नहीं आई, क्या फिर से समझाएं एक बार, हैं क्या, फिर से देखो। हमारे पास क्या है, एक चालक है, एक कंडक्टर है, जिसका नाम क्या है, कंडक्टर का नाम क्या है, PQ। हमने L लंबाई का चालक डाल लिया, जिसकी लंबाई क्या है, L है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है। अब जितनी है कैपिटल A होने के बाद हमने क्या किया, इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा। किससे जोड़ा, हमने V वोल्ट की बैटरी से हमने इस चालक को जोड़ दिया, क्योंकि हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, ठीक है ना। तो V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा तो प्लस से माइनस की ओर क्या, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। ओके, इतनी बात क्लियर। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने से पहले, जब प्रवाहित नहीं हुई थी, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से पहले, यानी कि चालक को बैटरी के जोड़ने से पहले, हमने बैटरी से नहीं जोड़ा तब, तो जब बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तब चालक में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित रूप से गति करते हैं, मतलब उनकी कोई दिशा नहीं होती है, वो कहीं भी टेढ़े मेढ़े में ऐसे छितर बितर ऐसे फैले रहते और गति करते रहते एक दूसरे, ठीक है ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर क्या करते हैं, वो गति करते रहते, जिस चाहे दिशा में कहते हैं उसे बोलते हैं हम छितर बितर दिशा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उल्टी सीधी अनियमित रूप से क्या करते हैं, वो गति करते हैं।
टेढ़े मेढ़े मार्ग से बोल सकते हैं, गति करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, धारा प्रवाहित हुई, तो इसमें क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो जाता है, वो क्या बोलते उसे, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक है, जिसकी दिशा कहाँ रहती है, प्लस से माइनस की। ओके, अब जैसे ही विद्युत क्षेत्र क्या होगा, स्थापित होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, तो जो टेढ़े मेढ़े मार्ग से वो गति कर रहे थे, जो अनियमित रूप से उल्टी सीधी दिशा में गति कर रहे थे, अब वो वैसी गति ना करके वो एक सीधी दिशा में गति करेंगे। कैसे करेंगे, एक सीधी दिशा में। वो दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर। दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर। इस दिशा में वो क्या करेंगे, गति करेंगे। अब इस दिशा में गति करेंगे तो कोई ना कोई वेग से गति करेंगे, तो जिस औसत वेग से क्या कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लस वो माइनस से प्लस की ओर जिस औसत वेग से गति कर रहे हैं, उसी औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अब समझ में आई कि नहीं आई। अब हमें ये बताइए, एक यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से प्लस की ओर गति क्यों करते हैं, उल्टी भी तो कर सकते हैं, है क्या नहीं, क्या कर सकते हैं, उल्टी भी तो कर सकते हैं, या वापस यहाँ से लौट भी तो सकते हैं, प्लस की ओर क्यों भागते हैं। तो बेटा इसका रीजन ये है, क्या देखो, उच्च विभव से क्या निकलेगा, धनावेश, निम्न विभव से क्या निकलेगा, ऋणावेश, ऐसे निकलेगा। उच्च विभव से क्या निकलेंगे, धनावेश निकलेंगे, और निम्न विभव से क्या निकलेगा, ऋणावेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब जी ऐसे ऐसे घूम के जाएंगे जी अपने स्थान पे, जी अपने स्थान पे, ठीक है ना। अब जैसे ही गए तो यहाँ पे क्या हुआ, एक विद्युत क्षेत्र यानी एक विद्युत बल लगा, क्या लगा, एक विद्युत बल लगा, जिसे हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। अब विद्युत बल लगेगा जिसकी दिशा क्या रहेगी, प्लस से माइनस की ओर, इस दिशा में है ना, ये दिशा रहेगी। अब इधर से क्या हुए, इधर से इलेक्ट्रॉन पहुंचे, क्या पहुंचे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन। अब विद्युत बल लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, धनावेश के कारण, और जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो क्या होंगे, ऋणावेशित होंगे, ठीक है ना। अब बताइए आप कि धनावेश और ऋणावेश के बीच में क्या होता है क्या, प्रतिकर्षण। धनावेश और ऋणावेश के बीच आकर्षण होगा कि नहीं, विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण। तो जो इलेक्ट्रॉन है, अब जो विद्युत बल यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो विद्युत बल लग रहा है, वो अपने प्रभाव से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं। जब विद्युत बल आकर्षण हो दोनों को, तो ये इलेक्ट्रॉन को वो कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अब जैसे जब आप सिंगल हो, जब आपके पास कोई नहीं है, तो आप इधर उधर जहाँ चाहे घूम सकते हो। अब जब कोई आपका हाथ पकड़ के खींचने लगे, तो जहां खींचे आप वहीं जाओगे कि किसी दूसरी जगह जाओगे, बोलो। जो आपका हाथ पकड़ के आपको खींचेगा, आप वहीं खींचे चले जाओगे कि आप दूसरी जगह दूसरी दिशा भी बदल सकते हो, नहीं बदल पाओगे ना, आप दिशा नहीं बदल पाओगे। क्यों, क्योंकि वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है कि नहीं, वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो अब यहाँ पे बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई, विद्युत बल लग रहा है, तो बल तो आपको पता है कि विद्युत बल तो बेसी शक्तिशाली होता है कि नहीं, विद्युत बल सबसे शक्तिशाली बल है, ठीक है। तो विद्युत बल क्या होगा, यहाँ पे लगेगा। अब विद्युत बल यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और जैसे वो अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगी, एक दिशा मिलेगी कि नहीं, इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगी, एक दिशा मिलेगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों को दिशा मिलेगी तो वो एक निश्चित दिशा मिल जाएगी, निश्चित दिशा में क्या करेंगे, वो गति करेंगे, और जिस तो कोई ना कोई उनका औसत वेग होगा, तो जिस औसत वेग से गति करेंगे उसी औसत वेग को बेटा क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। क्लियर, आप तो समझ गए होंगे पूरी प्रक्रिया। तो ये हम सब समझा रहे थे, इतना सारा आपको लिखना नहीं है, इतना नहीं लिखना, ये हम समझा रहे थे। लिखना आपको यही है कि माना कि पी क्यू एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा, हाँ, इसमें जो बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल
n है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? स्मॉल n है, ठीक है ना। प्रति एकांक लंबाई में या प्रति एकांक हाँ लंबाई होगी इसकी, प्रति एकांक लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? स्मॉल n है। तुमने भाषा जितनी कम से कम हो सके कम से कम लिखा करें, ठीक है, ज्यादा भाषा की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? स्मॉल n है। फिर हाँ, अगर मान लो अब हम इस पे क्या करें, ई विद्युत क्षेत्र आरोपित करने या स्थापित करने, ठीक है ना। तो ई विद्युत क्षेत्र जो आरोपित करने पर जो उसका विभवांतर है वो कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें बल लगाएंगे या ई विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, तो उस प्रभाव से, उस बल के प्रभाव से इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो विद्युत सॉरी विभवांतर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो जब हम क्या करेंगे, इसमें ई विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे या विद्युत बल लगाएंगे, तो इसके सिरों के मध्य क्या होगा? एक विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है। तो विभवांतर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाता है? भी हो जाता है, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से, माना कि PQ एक चालक है जिसकी लंबाई L है, स्मॉल l है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? स्मॉल n है, ठीक है ना। इसमें ई विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इसके सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो क्या हो जाता है? भी हो जाता है, ओके। तब चालक के प्रत्येक बिंदु पर, अब विद्युत क्षेत्र आपने आरोपित किया कि नहीं, तो आपको विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा? तो आपको लिखना है तब चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आपको पता है कि चालक पे जितने बिंदु होंगे सभी बिंदुओं पर क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो हमें क्या करना है? प्रत्येक बिंदु पर निकालना है, ठीक है ना। तो तब चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता ई बराबर होता क्या है? ई बराबर होगा आपका V/L। 21 नंबर फर्स्ट। अब V/L आया कहां से है? आपने तो ये पढ़ा था कि तीव्रता बराबर क्या होता है? F/Q होता है, यही होता ना। बल बटे क्या होता है? आवेश। लेकिन ये कहां से आ गया? तो इसका एक रीजन है, देखो आपने कभी विभवांतर पढ़ा? विभवांतर किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विभवांतर। यानी किए गए कार्य को क्या बोलते हो आप? विभवांतर। किए गए कार्य को क्या बोलते हो आप? विभवांतर बोलते हो, ओके। तो देखिए, तो विभवांतर भी यानी V बराबर आप क्या कह सकते हो? W। V बराबर क्या कह सकते हो? W, क्योंकि किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो V बराबर, अब W का सूत्र क्या होता है? बल इंटू दूरी, बल गुणे दूरी, या बल गुणे क्या होता है? विस्थापन। यही कह सकते हो ना आप। क्या कहोगे? V बराबर W को क्या लिखोगे? F इंटू D, यानी बल गुणे क्या होगा? विस्थापन या दूरी। ये सूत्र पढ़ा आपने कि नहीं? सबको समझ में आया? पढ़ा है जी। अब देखिएगा हमारे पास तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? V बराबर, अब जो बल है, बल के रूप में कौन कार्य कर रहा है यहाँ पे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम ई विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने का मतलब क्या होता है? कि हम एक बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक बल ही लगा रहे हैं। उस बल का दूसरा नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो इसको जो बल को हम क्या मान सकते हैं? यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान सकते हैं ई। मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? तो बल के स्थान पे क्या आएगा? कैपिटल ई आएगा इंटू। अब दूरी की बात करें तो दूरी यानी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ तक गति करेंगे, तो कहने का मतलब है कि दूरी को हम क्या ले लेंगे? चालक की लंबाई। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? चालक की आप लंबाई ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ई इंटू एल। अब आपको ई का मान निकालना है। किसका निकालना है? ई का। तो एल का क्या करोगे? यहाँ पक्षांतर करोगे कि नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? V/L और बराबर कितना निकल के आएगा? ई। ऐसे आता है, समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे आता है ई का मान। तो ई का मान क्या हो जाएगा बेटा? आपका V/L हो जाएगा। क्लियर? समझ में आई कि नहीं आई? हैं? बस तो बोलते जाया करें। अब देखो, अब क्या करना है? तो आपने क्या कर दिया? ई विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। अब जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, जैसे ही आपने क्या किया? विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा? बल लगेगा।
विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन को दिशा मिलेगी, नहीं तो दिशा कैसे मिलेगी। ठीक है ना। तो अब क्या निकालेंगे हम, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। तब बल F बराबर क्या होता है बेटा, E और इंटू क्या होता है, कैपिटल E। अब ये कहां से आया, हर बार नई नई चीजें आ रही, ठीक है ना। ये कहां से आया, तो देखिएगा इसका भी रीजन देख लो। आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F बटे Q, पढ़ा है एक अध्याय में है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, F अपॉन Q होता है, जहां F क्या है, बल है, और Q क्या है, आवेश है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से बल का मान निकालें, किसका मान निकालें, बल का, तो Q का गुणा E में होगा कि नहीं होगा। तो F बराबर क्या होगा, Q इंटू E। F बराबर क्या होगा, Q इंटू E। अब ये फॉर्मूला तो आपने बहुत जगह पढ़ा है। अब देखिए, तो F बराबर, तो E तो है ही, अब जो Q है, Q क्या है, आवेश है। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, E। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, E। कौन सा E, स्मॉल E। इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल E होता कि नहीं होता, तो स्मॉल E और इंटू कैपिटल E है, तो इसलिए आ गया आपका F बराबर E इंटू E। F बराबर कितना आ गया, E इंटू E। तो बताइए जी, आपको ध्यान रहेगा, याद रहेगा कि नहीं, भूल तो नहीं जाओगे। चलिए देखिए, अब क्या करते हैं हम, इसको समीकरण नंबर कितना दे दो, 2। अब बल निकल गया, एक मिनट, अभी समीकरण 1 से मान रखो पहले, फिर देंगे बाद में, सॉरी। समीकरण 1 से क्या करो, मान रखो, क्यों मान दिया गया है ना अभी हमारे पास। देखो जी, इसका मान है ना, काय का, ई का, तो ई के स्थान पहले आप मान तो रखो, तब देंगे। ठीक है ना। तो F बराबर कितना हो जाएगा, ई आपका जो कटो रहेगा, ठीक है ना। और जो ई है, ई का मान कितना है, बी अपॉन एल, तो ये बन जाएगा अपना ई भी अपॉन एल। इसको थोड़ा ऊपर से लिख दें, ई भी अपॉन क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ई भी अपॉन क्या हो जाएगा, एल। ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या कर देना, आपको इसका मान रख लेना है, और अब कितना देना है, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी वस्तु हो, यदि गति करती है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बल लग रहा है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पर गति कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बल लग रहा है। तो जैसे किसी पर कोई वस्तु गति करती है, उस पर कोई बल लगता है, तो वहां पर न्यूटन का द्वितीय नियम भी काम करता है। ठीक है ना। तो बल के लिए न्यूटन ने द्वितीय नियम बनाया है। तो हम क्या करेंगे, अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, तो F बराबर द्वितीय नियम क्या होता है, m इंटू ए। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसा, कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो, m हो, तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। ये भी लिख सकते हो, उसको और बढ़िया है। ठीक है। थोड़ा आप इतना लिख दो तो आपको ध्यान रहेगा कि यदि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान तो होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन है जो, उसका द्रव्यमान तो होता ही है, इलेक्ट्रॉन का होता, प्रोटॉन का होता कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम। ओके। तो F बराबर कितना हो जाएगा आपका, m इंटू ए हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो आप, 3 दे दो। अब बेटा समीकरण 2 और 3 को क्या कर दो, कंपेयर। समीकरण 2 और 3 को क्या कर दो, कंपेयर कर दो, तुलना कर दो। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। ओके, समीकरण 2 व 3 से। तो देखिए लेफ्ट साइड क्या है, दोनों की इक्वल है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है। जब दोनों समीकरणों में लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसकी राइट साइड क्या है, एम है, और इसकी क्या है, ई भी अपॉन एल। तो ये बन जाएगा आपका m इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा, ई भी अपॉन कितना हो जाएगा, एल। होगा कि नहीं। अब यहां से बेटा क्या करना है, आपको ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, केवल ए का। ए माने क्या होता है, त्वरण। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बराबर है ना, तो ए बराबर आएगा आपका ई भी अपॉन कितना हो जाएगा, एल एम।
ईवी अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, lm। क्लियर है? हैं? चलिए देखिए अब आगे, तो ईवी अपॉन lm हो गया, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर कितना, क्या दे रहे हैं 4। समीकरण नंबर कितना दे रहे उसको 4, क्योंकि हमारे वहां पे 3 हो गए, ठीक है। अब देखिए इतना हमारे पास त्वरण निकालने के बाद अब देखेंगे हम कि श्रांति काल में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेग, यानी श्रांति काल में इलेक्ट्रॉन ने कितना वेग प्राप्त किया। अब ये श्रांति काल क्या है, हमने पहले बोला था कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध आप जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो श्रांति काल जब इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से 2 बार टक्कर होती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से क्या होती है, 2 बार टक्कर होती है। ये इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धनायनों से 2 बार टकराएगा और फिर अपनी दिशा में चलने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से जब 2 बार टक्कर होती है तो उनके बीच में जो समय लगता है, ठीक है ना, उनके बीच में जो क्या लगता है, समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, श्रांति काल कहते हैं। यानी किन्हीं दो आवेशों की नहीं अरे क्या बोलते, इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय ही क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। समझ में आ रही का नहीं? इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे टकराते हैं, धनावेश से, क्योंकि यहाँ धनावेश निकल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेश से 2 बार टकराते हैं, उन 2 बार में लगा समय कितना होता है, जितना होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, श्रांति काल बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब इलेक्ट्रॉनों द्वारा श्रांति काल में प्राप्त वेग, तो वेग निकालना है, तो वेग के लिए आप किसका यूज करोगे, गति के प्रथम समीकरण का। किसका यूज करोगे, गति के प्रथम समीकरण का। तो आपको पता है कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। तो बेटा हमें इलेक्ट्रॉनों द्वारा श्रांति काल में प्राप्त वेग निकालना है, तो इसके लिए हम गति का प्रथम समीकरण का यूज करेंगे। कितना होता है, v बराबर u प्लस कितना होता है, at। अब t, जहां t क्या है, समय है, तो समय के लिए हम क्या बोलते हैं, समय को यहाँ पे श्रांति काल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे t के स्थान पर क्या लिखेंगे, अपना टाउ। क्या लिखेंगे, टाउ, जहां टाउ क्या है, श्रांति काल में लगा समय, ये भी समय, ओके। अब देखिएगा, तो प्राप्त वेग दिया, आपका सूत्र हो गया। अब आपको यह भी पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे थे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, विरामावस्था में होंगे। कैसे होंगे, विरामावस्था में। और जब आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र से इसको जोड़ा तो फिर क्या किया उन्होंने, v वेग से गति की, फिर गति किया होगा। तो हर वेग मतलब हर वस्तु, कोई भी वस्तु हो, गति करने से पहले कैसा होता है, वो विरामावस्था में होती है। हर वस्तु गति करने से पहले विरामावस्था में होती है, और विरामावस्था में है यानी उसका प्रारंभिक जो वेग है वो क्या है, 0। प्रारंभिक वेग 0 है, फिर जब वो गति करती है तो उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। क्लियर है? तो आपको यही सोच के चलना है, यहाँ पे मान के चलना है। तो v बराबर प्रारंभिक वेग क्या होता है आपका, 0 होता है। कितना होता है, 0, ठीक है। इसको अलग अलग बनाना, जो v है ना, और वो भी v है, इसको थोड़ा छोटा बना लेना, ओके। इस वेग को थोड़ा छोटा बना लेना, क्योंकि वहां पे विभवांतर के लिए भी हमने v लिया। तो v बराबर u का मान कितना होगा आपका, 0। कितना होगा, यहाँ पे श्रांति काल में प्राप्त वेग है ना, श्रांति काल हम क्या बोला हमने कि 2 मतलब इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से 2 बार टक्कर होगी, तो उनके बीच में लगा समय क्या होगा, श्रांति काल कहलाएगा, टाउ कहलाएगा। अब इतने का रखने हो at, ठीक है ना। तो t भी समय है, तो t के स्थान पर क्या लिख रहे हैं हम, श्रांति काल। इसलिए लिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा श्रांति काल में प्राप्त वेग, हम ऊपर लाइन भी तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा श्रांति काल में प्राप्त वेग, ठीक है। तो उनके टकराव के बीच में लगा जो समय है उसको श्रांति काल बोल रहे हैं, उसी समय को हम यहाँ पे t के स्थान पर टाउ लिख रहे हैं, ठीक। आई समझ में? तो अब देखो इधर, तो प्रारंभिक वेग u बराबर कितना होगा, 0,
प्लस, अब ए का मान कितना है समीकरण 4 से रख दो, ठीक है ना, ए का मान समीकरण 4 से रख दो तो ये हो जाएगा आपका ई भी, ये थोड़ा बड़ा बनाना भी है, ये कौन सा भी है, ये विभवांतर वाला है, ई भी और अपॉन कितना हो जाएगा एल, ध्यान रखना हमारी तरफ से ये बेग वाले तो आप स्मॉल बना ज्यादा सही है, ठीक है, बेग वाला तो स्मॉल ही बना लो तो सही है, जाना सही है, ऐसा कर दो थोड़ा है, ऐसा इसमें समझ में आएगा है, नहीं लगाने लगूंगा तो सही तो है, देखो यू बोला गया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब 0 है, 0 का जोड़ो चाहे घटाओ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना, इंटू टाउ बोल लग पहले, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो आपको यहाँ पे v बराबर कितना मिल जाएगा, v बराबर मिल जाएगा आपका ई भी अपॉन कितना हो जाएगा, ई भी टाउ भी साथ में लिख दो, ई भी टाउ अपॉन कितना हो जाएगा एल इंटू एम, इतना ही होगा, ई भी टाउ अपॉन कितना हो जाएगा एल इंटू एम, इतनी बात समझ में आ गई। इसको क्या दे दो हम, समीकरण नंबर कितना दे दें 5, बस थोड़ी सी और बचा, घबराना नहीं है। अब देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन द्वारा शांति काल में क्या हो गया, प्राप्त वेग हो गया कि नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन द्वारा शांति काल में प्राप्त वेग हो गया। अब हमें क्या करना है, औसत वेग निकालना है, क्योंकि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, औसत वेग को, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है, तो अनुगमन वेग हम औसत वेग को बोलते हैं, तो इन दोनों का औसत वेग निकालेंगे, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, अब इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग या अनुगमन वेग, ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग या अनुगमन वेग, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, VD से, ठीक है, कैसे प्रदर्शित करेंगे, VD से। अब आप कैपिटल बना सकते हो भी, इसलिए बना सकते हो क्योंकि हमने संकेत में क्या लगा दिया D, तो अब जो चाहे पहचान जाएगा, ठीक है ना, तो VD बराबर, तो औसत वेग निकालना है, VD बराबर है, तो वेग कितने हैं हमारे पास 2, वेग कितने हैं 2, अब 2 वेग कौन कौन से हैं बताओ, हाँ प्रारंभिक भी हमने 0 माना ना प्रारंभिक, तो कितना होगा, अब औसत वेग यानी औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का वियोग बटे आंकड़ों की संख्या, तो दोनों वेगों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 0 और प्लस कितना हो जाएगा स्मॉल भी, ठीक है ना, अपॉन कितना हो जाएगा 2, ऐसे ही आएगा, तो देखिएगा, तो VD बराबर कितना निकल के आएगा, VD बराबर आएगा V और बटे कितना हो जाएगा 2, V बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, तो V कट रहा होगा ये VD सही है, तो VD बराबर, ठीक है ना, अब क्या करना है, V का मान रख दो समीकरण 5 से उठा दो, समीकरण 5 से उठा का मान रख दो VD का, तो VD का मान कितना है ई भी टाउ अपॉन एल एम, कितना है ई भी, ठीक है, और कितना हो गया टाउ और अपॉन कितना हो गया एल एम, ये किसका मान रख दिया हमने, किसका रख दिया V का मान रख दिया कि नहीं, और बटे में 2 भी है, तो संग बाद में 2 भी लगा लो, स्टार्टिंग में 2 भी लगा लो, 2LM होगा, हो गया, बताइए अब इतना समझ में आया कि नहीं आया, समीकरण नंबर कितना हो गया जी 6, जी आपका VD का मान निकल आया, बस थोड़ा सा और बचा, मात्र थोड़ा सा, तो अनुगमन वेग निकल आया। अब बेटा आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, ठीक है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है, तो आपको लिखना है अब अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, तो I बराबर कितना होता है संबंध भैया, I बराबर NEABD, हमने बोला था ना कि आप पिछले टॉपिक जरूर पढ़ना, यदि पिछले टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, सब कुछ पिछले टॉपिक का ही है। तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है, I बराबर NEABD, ये हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं संबंध, उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। BD का यहाँ पे क्या कर दो, समीकरण 6 से मान रख दो, तो कितना आएगा आपके पास, I इक्वल टू क्या आएगा NEA, ओके।
अब VD का मान क्या है वो रख दो, तो VD का मान है E V टाउ और अपॉन कितना है 2LM, इतना ही है कि नहीं, कितना है 2LM। ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे थोड़ा और इसको अरेंजमेंट करके लिखेंगे। तो I बराबर, अब आपको लिखना क्या है, देखो इधर N लिख गया, ए को छोड़ो अभी, ठीक है ना, सॉरी N जो कहता हूं E का गुणा E में करेंगे तो क्या आएगा E स्क्वायर, दो आ रहा है ना E, देखो इधर एक E ये है और एक E आपका J है, तो E का E में गुणा करेंगे तो क्या आएगा E स्क्वायर आएगा, तो ये NE स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। अब आप क्या करो, यहां से इसको छोड़ो, किसको, ए को छोड़ दो, हाँ ए को छोड़ने के बाद किसको लिखो आप, टाउ को, किसको लिखो, टाउ को, है ना। और टाउ को लिखने के बाद बटे क्या कर दो आप, बटे ऐसा करो कि जो L है 2LM है, तो इसको 2 को लिख दो और M को लिख दो, 2 को लिख दो और M को लिख दो, ठीक है ना। अब क्या बचा आपके पास, ओ सॉरी इंटू ही में है ना, इंटू, अब ऊपर ए बचा तो ऊपर ए लिख दो और बटे क्या लिख दो, स्मॉल एल लिख दो, नीचे का एल बचा सो एल लिख दो, इन्हें अलग निकाल दो, अलग निकाल दो और इंटू क्या कर दो, भी बचो सो भी को अलग निकाल दो। क्लियर, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या किया देखो, एन हमने जो कहता हूँ लिखा, ई का गुणा ई में किया तो ई स्क्वायर आ गया, है ना। और फिर हमने क्या किया, टाउ को लिख दिया और बटे में क्या लिख दिया 2M लिख दिया, कितना लिख दिया 2M। अब ऊपर से क्या बचा, ए बचा तो ए लिखा और बटे और नीचे क्या बचा एल, सो हमने एल लिख दिया, फिर इनटू, फिर ऊपर होगा क्या बचा, ऊपर भी बचा है तो हमने भी को फिर क्या कर दिया, अलग से लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई, कुछ नहीं किया हमने, स्थान चेंज कर दिया, ना कि माया कर दिया, सब यही है, हमने कुछ ना हटाया और ना कुछ बढ़ाया। ओके अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, अब जो भी है ना, इस भी को कहां उठा के लाइए, इस पक्ष में, तो भी काय में है अभी, इनटू में, काय में है इनटू में, तो यहाँ काय में होगा, भाग में यानी डिवाइड में होगा, है ना। तो हम यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आई और बटे क्या हो जाएगा भी, आई बटे भी बराबर, तो जे क्या बचेगा आपका NE स्क्वायर और क्या आएगा टाउ, NE स्क्वायर कितना आएगा टाउ और अपॉन आएगा 2M और इनटू और क्या आएगा A बटे L। बताइए क्या इतने में कोई दिक्कत है, भी था तो चला गया उस पक्ष में। अब देखिएगा I अपॉन भी, हमने क्या पढ़ा है ओम का नियम, हमने पढ़ा है कि भी बराबर RI, क्या पढ़ा है भी बराबर RI या IR, ठीक है ना। तो R बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा भी अपॉन आई, क्या निकलेगा भी अपॉन आई, ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई। देखो नहीं आई हो तो देख लो, R बराबर क्या पढ़ा हमने, ओ सॉरी भी बराबर क्या पढ़ा I इंटू R, ऐसी पढ़ा। अगर हम I का इधर पक्षांतर करें तो क्या बनेगा भी बटे I और बराबर क्या मिलेगा हमें R, इतने मिलेगा। तो क्या चाहिए पड़ता है हमें भी अपॉन I चाहिए पड़ता है, क्या चाहिए पड़ता है भी अपॉन I, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें I अपॉन भी है तो क्या करना है भी अपॉन I, तो इसको हमें पलटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। तो हम देखो भी को कहाँ लिख रहे ऊपर और बटे I को कहाँ लिख रहे नीचे। हमने जब यहाँ पलट दिया तो तुम्हें पता है कि जो हम एक पक्ष में परिवर्तन करते हैं वही हमें दूसरे पक्ष में करना पड़ता है कि नहीं, ये मैथ का सिद्धांत है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको पलटा तो इस पक्ष को भी क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो पलटेंगे तो 2M कहाँ जाएगा ऊपर और बटे और जे कहाँ आएगा NE स्क्वायर, है ना, और कितना होगा टाउ, N स्क्वायर टाउ और इंटू कितना हो जाएगा A, ओ सॉरी ये भी पलटेगा, ये क्या आएगा आपका है, ये क्या आएगा आपका, ये आएगा A और बटे, अरे फिर वो ये लिख रहे हैं हम, पलटना है सॉरी, L अपॉन A, L अपॉन कितना आएगा A, ओके ऐसा आ जाएगा, ठीक। हम यहाँ का मिटा रहे हैं, इतनी बात समझ में आई। अब देखो बेटा जे क्या है, जे पूरा होता है एक नियतांक R के बराबर, जे पूरा क्या होता है
एक नियतांक आर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, v बटे आई, और बराबर क्या लिख सकते हैं, आर। v बटे आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आर। ये पूरा आर का मान है, जहां जहां साइड में लिख देना है आपको, जहां आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है 2m। क्या होता है, 2m अपॉन कितना होगा, n e स्क्वायर और टाउ, इंटू कितना हो जाएगा, l अपॉन a। क्लियर। जहां आर बराबर आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, आर के बराबर। और आर प्रतिरोध। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध का व्यंजक क्या है, तो बता दोगे आप प्रतिरोध का व्यंजक कि नहीं, जो होता है प्रतिरोध का सूत्र, देखो यहीं से निकल आया, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली आई को पक्षांतर कह दो, तो v बराबर कितना निकलेगा, आई आर। v बराबर कितना निकलेगा, आई आर, आई का यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। v बराबर आई आर, और जगह बची हैं, थोड़ी और बची, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि अगर हम बराबर का चिन्ह हटाएंगे, ठीक है, तो v बराबर आई आर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v अनुक्रमानुपाती आई। क्या लिख सकते हैं, v अनुक्रमानुपाती आई, ठीक है ना, क्योंकि r क्या है, नियतांक, और नियतांक को हटाएं तो इट अनुक्रमानुपाती को क्या लग जाए, चिन्ह लग जाए, तो v अनुक्रमानुपाती कितना हो जाएगा, आई। और यही क्या है, ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का व्यंजक पढ़ा, अभी पढ़ाया था ना हमने, v बराबर आई आर, पढ़ाया था कि नहीं। तो यही आपका ओम का नियम का व्यंजक है, और ये क्या है, आपका प्रतिरोध आर, ठीक है ना। अब इसकी सहायता से आप ये भी बता सकते हो कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है ना। लेकिन हम उसका बेटा अलग से वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो उसमें बताएंगे हम आपको कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ओम के नियम का निगमन हुआ। बताइए किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, हैं, कोई डाउट है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करके, ठीक है, ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी बच्चों को बताएं कि भैया इस चैनल के माध्यम से मैथ और फिजिक्स की पढ़ाई आप घर पे कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ मेहनत कर लोगे, अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़ लोगे, तो 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि सन 2023 और 24 एग्जाम 2023-24 में आप 90+ अंकों से पास जरूर होंगे। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।